नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बिना वक्त गवाए हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में पता करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्या होता है, नेट और जेआरएफ में अंतर क्या होता है, बेसिक से हम सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, लिखा हुआ है एनटीए यूजीसी नेट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोस्तों जेआरएफ। तो एनटीए क्या है सर? एनटीए सर वो संस्थान है जो कि आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है जी। यूजीसी क्या है सर? यूजीसी वो है जो कि आपके पेपर सेट करती है, जो आपका सिलेबस बनाती है। मतलब टेक्निकली कहूँ तो एक्चुअल जो पेपर या नेट की जो जिम्मेदारी है वो यूजीसी के कंधों पर आती है। एनटीए की मदद लेती है यूजीसी एनटीए की मदद लेती है ताकि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सके। इसका मतलब यह संस्था केवल एग्जाम कराने का काम करती है। ये इसको पेपर भेज देती है, ये पेपर ले लेती है, ये वापस इसको भेज देती है कि ये आपका रिजल्ट रहा है। ठीक है जी। अब यूजीसी सर क्या है? यूजीसी सर एक संस्थान है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, भारत सरकार के अंतर्गत। और सर जो नाम है एग्जाम का वो क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर अभी कभी आपको सुनने को मिले एनटीए यूजीसी नेट, तो आप समझ जाना कि एनटीए क्या है, यूजीसी क्या है और नेट क्या है। ठीक है जी। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब ये क्या होती है, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है वो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों दे, ठीक है, पर्पस क्या है इस चीज का। तो यहां पर आप देखेंगे दो पर्पस होते हैं दोस्तों, मेनली जो होते हैं। सबसे पहला जो नेट का पर्पस होता है दोस्तों, दैट इज बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एपी। अगर आपको किसी भी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको इस बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन को अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप स्कूल में जाए टीचर बनने के लिए तो वहां पर डीएलएड बीएड मांगा जाता है आपसे। ठीक है जी। वैसे ही अगर आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना हो और वो भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बनना हो तो उसके लिए फिर आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। मतलब मास्टर के साथ आपका जो है वो नेट का एग्जाम कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप प्रोफेसर्स में एलिजिबल माने जाते हो। इसका मतलब नेट क्या है सर? एपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। टू प्रमोट द रिसर्च। अच्छा सर, रिसर्च से नेट से रिसर्च कैसे प्रमोट हो जाएगी? तो जैसे मैंने कहा था कि मैं नेट और जेआरएफ का जो अंतर समझाऊंगा दोस्तों, वो यहां से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पैसे ही पैसा होगा। अब आप दोनों बातों को जोड़ लीजिएगा। होता क्या है दोस्तों कि आपके देश में अगर 100 लोग फॉर्म भरते हैं नेट के लिए प्रोफेसर बनने के लिए, तो मान लीजिए इसमें से जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, पासिंग परसेंटेज जो होता है दोस्तों वो 6% का रहता है। कितने का रहता है? वो 6% का रहता है। 100 में से 6% लोग ही जो है वो नेट क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है जी। और जो नेट क्वालिफाइड लोग हैं उनमें से जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं, अगेन 6% अगर मैं कह दूं यहां पर, तो जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं, आप समझिएगा इस गणित को 100 लोगों ने फॉर्म भरे, उसमें से 6% क्या कहलाएंगे? आपके नेट क्वालिफाइड। और जो पास हुए हैं उसमें से 1%, मान लीजिए 6% जो है वो और उसमें से छन करके आगे बाहर, तो ये टॉप के जो लोग हैं इनको सरकार क्या देती है दोस्तों? पैसा ही पैसा होगा। हाँ जी, इनसे कहा जाता है कि एक काम करो, जो तुम सबसे क्रीम हो तो तुम ना एक काम करो, रिसर्च करो। रिसर्च करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तुम केवल रिसर्च करो, भारत सरकार तुम्हारा पूरा पैसा का खर्चा उठाएगा। तो आप बात कर लीजिए सर, इसमें फेलोशिप भी मिलती है। यस, और फेलोशिप का जो अमाउंट होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज 37,000 पर मंथ ये अमाउंट आपको मिलता है। और ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ आपको अपने खर्चे, अपने परिवार, अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मिलता है, और इस चीज़ का हिसाब आपसे कोई नहीं मांगता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एचआरए भी मिलता है 8%, 16%, 24% जो है इसके अलावा मिलता है। मतलब अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको सरकार आपकी स्कॉलरशिप का
या तो 8%, 16%, 24%, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के शहरों में रह रहे हैं। टायर 1, टायर 2, मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में है तो आपको 24% मिलेगा। फिर आप थोड़े छोटे शहरों में अगर रहेंगे तो 16%, और अगर और छोटे शहरों में रहेंगे तो 8% ऑफ किसका, ऑफ स्कॉलरशिप जो अमाउंट है उसका आपको इतना एचआरए में किराया भी मिलता है। साथ में जो है कंटिजेंसी का पैसा भी आपको मिलता है, दैट इज 10,000 नॉट पर मंथ, पर क्वार्टरली जो है वो आपको मिलता है। सर कंटिजेंसी क्या होता है? कंटिजेंसी मतलब ये है दोस्तों कि अगर रिसर्च के लिए आपको कोई किताब खरीदनी पड़ रही है, कोई पेन कागज आपको लग रहा है, तो आप उसका बिल लगाइए, सरकार आपको 10,000 रुपए के लगभग तक का कंटिजेंसी का खर्चा अलग से देती है। पर ध्यान रखना ये क्वार्टरली पैसा है। ठीक है सर, कहानी समझ में आ गई। रिवीजन कर देता हूँ फटाक से। 100 लोग फॉर्म भरेंगे, 6% लोगों को क्या मिलेगा, नेट मिलेगा, और उससे भी फिर छटे हुए लोगों को क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप किसके लिए मिलेगी? रिसर्च करने के लिए। रिसर्च करने के लिए मतलब किसके लिए? पीएचडी करने के लिए आपको ये पैसा मिलता है। मतलब वैसे ही पैसा नहीं मिलेगा, आपको पीएचडी में कहीं ना कहीं एनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो फेलोशिप रिसर्च जो पैसा जो मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग में आप कहे जाते हो जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, आपको तमगा मिलता है, उपाधि मिलती है। फिर आप अगर अपने काम को अच्छे से करते हो, ठीक है, आपने 2 साल बढ़िया ईमानदारी से काम किया, और 2 साल के बाद अगर आप अपनी रिपोर्ट जमा कर देते हो कि सर मैंने ये काम करके लेके आया हूँ, ठीक है, फिर एक कमेटी बैठती है, वो आपके काम को देखती है कि हाँ यार इसने बड़ा ईमानदारी से काम किया हुआ है, तो वो आपको जेआरएफ से अपग्रेड कर देते हैं, काहे में? एसआरएफ में, कि यार तुमने अच्छा काम किया, एक काम करो, तुम्हारी अमाउंट को हम बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर 37,000 से आपको पर मंथ जो है स्कॉलरशिप कितने मिलने लग जाती है? आपको 42,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप है वो आपको हर महीने की हो जाती है। बाकी की सारी चीज़ें यथावत रहती हैं दोस्तों। ठीक है जी, और टोटल ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर मैंने 3 लिखा। टोटल जो फेलोशिप है दोस्तों वो 5 साल के लिए आपको मिलती है। सरकार भी समझदार है, वरना हम क्या करेंगे, फेलोशिप पर ही जिंदगी को गुजारने लगेंगे। सरकार ने कहा ना बच्चा, तुम समझदार, हम भी समझदार, पैसे आपको लिमिटेड टाइम तक ही मिलेंगे। ठीक है जी, तो अधिकतम कितना समय मिलता है आपको? 5 साल के लिए पैसा मिलता है। मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पर अपने पहले पन्ने पर। मैं आपसे कह रहा था कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन हम क्यों देते हैं, तो मैंने यहाँ पर कहा इसके 2 पर्पस हैं। एक तो एपी बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, साथ में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। रिसर्च को प्रमोट ऐसे कि हमारे देश में नौकरी की इतनी ज़्यादा मारामारी है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट होता है नौकरी की तरफ भागने लगता है, मास्टर होता है नौकरी की तरफ भागने लगता है। तो सरकार सोचेगी कि सब नौकरी करने लग जाओगे तो हमारे देश में रिसर्च कौन करेगा। और रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, है ना, उसके देश के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आप देखेंगे इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये सब लोग टेक्नोलॉजी के बलबूते पे इस मुकाम पर पहुंचे, इतनी बड़ी बड़ी महाशक्ति बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? रिसर्च से आती है। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि आप भी अच्छे रिसर्च करो, नए नए पेटेंट लेकर के आओ, ताकि देश उन पेटेंट के आधार पर पैसा कमाए। इसलिए रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप सीधे नौकरी की तरफ ना भागो और सरकार आपके खर्चों के लिए आपको निश्चिंत कर दे कि तुम चिंता ना करो लाला, हम पैसा देंगे, आप तो रिसर्च करो। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। ठीक है जी, तो ये हमने बात करी कि कोई भी यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम क्यों देना चाहिए। अब हम बात करेंगे एज लिमिट क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30 वर्ष जो है वो अधिकतम आयु सीमा है। पर मैं आपको कह दूं दोस्तों कि ये केवल और केवल जेआरएफ एग्जाम के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। नेट का एग्जाम के लिए आपकी कोई उम्र नहीं है। अगर आप रिटायर्ड लोग हैं, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप 90 साल के, 100 साल के, 120 साल के भी हो चुके हैं, तब भी आप नेट क्वालिफाई, दैट इज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। परंतु अगर आपको फेलोशिप लेनी है तो वो 30 साल से पहले ही आपको ले लेनी है, अन्यथा आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है जी, जेआरएफ के लिए होती है। परंतु ये 30 साल की उम्र जो है वो अनरिजर्व्ड लोगों के लिए होती है, और इसमें एक्स्ट्रा 5 साल मिल जाते हैं। मतलब अगर किसी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35 वर्ष तक भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्जाम जो है दोस्तों हर साल 2 माह में होते हैं। एक एग्जाम होता है आपका जून में, दूसरा एग्जाम होता है आपका दिसंबर में। और एनटीए यूजीसी इतनी बढ़िया संस्था है कि ये हमेशा इसके एग्जामिनेशन जो है वो टाइम पर होते हैं, इसका कैलेंडर बना हुआ है। ठीक है जी,
अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है दोस्तों, वो देखिए आपको कि आपका मास्टर होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, मास्टर किसी भी विषय में आपका जो है मास्टर होना कंपलसरी है। साथ में ध्यान ये रखना है कि जो यूजीसी है दोस्तों, वो 83 सब्जेक्ट में, हाँ जी सही सुना आपने, 83 विषयों में जो है आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है। और अगर आप जिस विषय में मास्टर नहीं कर रहे हैं तो आपके एसोसिएट आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट में आप यूजीसी का नेट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर क्वालिफाई होना चाहिए। अब मास्टर क्वालिफाई होना चाहिए, मैंने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ, समझाऊंगा मैं क्या है इसका मतलब। तो आपके मिनिमम जो है मास्टर में 55% जो है वो बनने चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और अदर के लिए आपके 50% जो है वो नंबर्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में। ठीक है, अब मैंने कहा सर आप मास्टर क्वालिफाई होना चाहिए, स्टार लगाया। स्टार का मतलब क्या है, नियम व शर्तें लागू। आप मास्टर से कंप्लीट होने से पहले भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, पर जैसे ही, परंतु आपका जो जिस दिन आपने यूजीसी का नेट एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट आया है, उसके 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल के अंदर अंदर आपके रिजल्ट से, मैं रिपीट कर रहा हूं, किससे, रिजल्ट से 2 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कंप्लीट के साथ आपके इतने नंबर आने चाहिए तो आपको वो डिग्री देंगे, अन्यथा वो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। मतलब मास्टर से पहले भी आप लोग यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। एक बात फिर से मैं कह दूं दोस्तों, यहां पर बैचलर जो डिग्री है, ठीक है, बैचलर जो डिग्री है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर आपने बैचलर जो है वो बीए करके रखा हुआ है, आपने बीए इंग्लिश से करके रखा है मान लीजिए, ठीक है जी, और आपने जो है बीए पॉलिटिकल साइंस से कर लिया, सॉरी एमए जो है पॉलिटिकल साइंस से आपने कर लिया, ठीक है जी, ये एमए है पॉलिटिकल साइंस से, तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है उनको, आपके सिर्फ मास्टर से मतलब है, जिससे मास्टर किया है आपने उसी से आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है जी, ये हुई कहानी। अब चलते हैं कि सर इसमें पूछा क्या क्या जाता है, समझिए। तो यहाँ पर 2 पेपर आपसे होते हैं, पेपर 1 होता है दोस्तों और सेकंड होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस, 50, ठीक है जी, कितने नंबर का, सर 100, ठीक है जी। पेपर 2 दैट इज सब्जेक्चुअल, जिसमें कि आपने मास्टर करके रखा हुआ है, वो वाला पेपर होता है दोस्तों ये, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। इसका मतलब आप गुणा अगर कर पा रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन का होता है। पेपर 1 दैट इज कॉमन फॉर ऑल, समझिएगा क्या होता है ये, कॉमन फॉर ऑल, ये चाहे आप किसी भी विषय से आप दे रहे हों, ठीक है जी, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे कॉमर्स, चाहे मैनेजमेंट, ये पेपर सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और ये पेपर किससे रहेगा, जिसमें आपने मास्टर करके रखा है उससे संबंधित रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर आप दोनों को टोटल कर दोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल कितने नंबर का रहेगा सर, ये रहेगा 300 नंबर का पेपर होगा। और दोनों पेपर को करने के लिए क्यूमुलेटिवली जो है वो आपको 3 घंटे का वक्त मिलता है। मैं 4 टाइम्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड पर्सन हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 घंटे जो हैं वो पर्याप्त होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, और आपको इंडिविजुअली, है ना, आप सोचो कि सर मैं पेपर 1 में तो कमज़ोर हूँ और पेपर 2 में बहुत अच्छा हूँ मैं, तो मैं बैलेंसिंग कर लूँगा। बिल्कुल बैलेंसिंग कर लीजिए, पर ध्यान रखिए कि हर पेपर में आपको एटलीस्ट 40% फॉर द अनरिजर्व्ड और 35% जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको मेयर मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर के आप पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पेपर में क्या क्या पूछा आपसे जाता है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों कि स्कॉलरशिप का फंड यहाँ पर क्या चलता है। ठीक है जी, अब बात करेंगे पेपर 1, जो हमने आपको बताया कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर अपन देखें दोस्तों, तो ये 10 चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सबसे पहले देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसा मैंने बताया कि आप प्रोफेसर होने वाले हैं, देन हाउ यू हैव टू मैनेज टू दी स्टूडेंट्स, है ना, क्या टीचिंग मेथड्स होती हैं, क्या आपको एज अ टीचर अप्लाई कर, एज ए प्रोफेसर आपको अप्लाई करना है, टीचर बनना है तो आपको क्या क्या कैसे बनना है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
साथ ही अपन देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। देखो दोस्तों, कॉलेज के प्रोफेसर को लेकर के एक बात कही जाती है, और वो ये है कि कोई प्रोफेसर जब तक एक अच्छा प्रोफेसर नहीं हो सकता जब तक कि वह खोजी मन को लेकर के ना चले, मतलब वो खोजता रहे कुछ ना कुछ नया। अगर वो नहीं खोज रहा है तो एक अच्छा प्रोफेसर नहीं बन सकता है, ऐसा प्रोफेसर को लेकर के कहा जाता है। तो रिसर्च क्या होती है, ठीक है, वो सब यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाँ जी, आपको लग रहा है कि ये 5 नंबर का फंडा है, परंतु एक प्रोफेसर को एक अच्छा रीडर भी होना चाहिए ना, इसलिए आपसे पूछा गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर। फिर कम्युनिकेशन, क्या किसी प्रोफेसर के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो क्या वो अच्छा प्रोफेसर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर देखेंगे। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड यहाँ पर चेक किया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग आपकी चेक की जाएगी, डेटा इंटरप्रेट करता आता है या नहीं आता है प्रोफेसर को वो देखा जाएगा, और प्रोफेसर को कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि अगर ये आजकल तो पूरी दुनिया ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ना, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें ही कंप्यूटर की नहीं पता होंगी, आईसीटी की नहीं पता होंगी, इंटरनेट क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, तो फिर कैसे काम चल पाएगा, इसलिए आईसीटी आप यहाँ पर पढ़ते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, है ना, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्या क्या लॉज हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से आते हैं, कोई बड़े स्तर पर नहीं आते यहाँ पर, वो आपको देखा जाएगा यहाँ पर। और लास्ट चीज़ है हायर एजुकेशन सिस्टम, आपके देश में यूनिवर्सिटीज़ किस प्रकार की होती है, यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज करने वाली कौन कौन सी संस्थानें हैं, कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं, सरकार किस प्रकार से हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है, उसने कितने संस्थान बना करके रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें एज ए प्रोफेसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है देन हाउ यू विल बी एबल टू टीच योर स्टूडेंट अबाउट इट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल जो जानकारी देनी थी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन किस बारे में होता है। अगर आपके जहन में, अगर आपके मन में, अगर आपके माइंड में कुछ सवाल अगर अभी भी बचा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उंगलियां आपकी हैं, इंटरनेट आपके पास है, तो कमेंट कर दीजिए वहां पर फटाक से कि क्या प्रश्न है आपके मन में, और हम उसको सॉल्व कर देंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप में से कोई परिचित व्यक्ति, आपका परिचित व्यक्ति इस बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप समझदार हैं, करना क्या है, कोने में बटन है शेयर्स की, क्लिक करो, जाओ और उसको शेयर कर दो। मैं फिर मिलूंगा, मैं हूं आनंद कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।